नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नहले पे दहला। अमन अपनी माँ से कहता है, माँ दिनों दिन आजकल आपके तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या पैसे पेट पर होते हैं कि पेट हिलाओ और पैसे बटोर लो? मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसा आता है, समझिए आप। अमन बड़ी ही देर से माँ से कहा जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरी जरूरत तुम्हें खर्चे लगने लगे हैं। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरे की अनाज वाली बोरी मंडी तक भी बेचने तक ले जाते थे। तुझे पढ़ने लिखने की खातिर हम लोगों ने खेत बेचे, जिससे तेरी पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट ना आए। और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरत को फिजूल के खर्च कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है। अगर उसकी दाढ़ी ना टूटी होती तो अभी नया बनवाने ना कहती। कम से कम उसी की दूसरी दाढ़ी ही लगवा लो। उसकी वजह से ना तो चश्मा लग पा रहा है और ना ही सिर दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाऊं। मैं संभल कर चल रही हूँ। अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेते आऊँगा, अमन ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर सुधा जी पूछती हैं, विशाल तो डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका नंबर दे दो ताकि सर दर्द ना हो। मुझे लग रहा है कि दोबारा से टेस्ट करा लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उनका बेटा अमन बहुत उखड़े स्वर में कहता है, अरे माँ, क्यों ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? यह भी नहीं होता कि डायरी में खुद से देख ले, और नहीं तो मनीषा से बोल देती थी। यह भी नहीं होता, आपको मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको मज़ा आता है और बस कुछ नहीं। बेटा सुन तो, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पूरी बात ही नहीं कर पाती और वो फ़ोन रख देता है। उनकी बहू से वो कुछ बोले, उनकी कहाँ इतनी मजाल। घर में अमन ने सिर पर इतना चढ़ा लिया है कि उसे सुधा जी से बात करना ही पसंद नहीं करती हैं। वो तो घर के काम बिन बोले कर देती थी। वो अमन के मन का हमेशा खाना बनाते, साथ ही उसकी ज़रूरत से पहले उसके काम कर देती थी। पर मनीषा को क्या, उसे उनके आने की सहूलियत ना थी। जिम्मेदारी तो सुधा जी घर की निभा रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नाम और निशान दिख जाए। अमन और मनीषा उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते। जब से शहर आए तो पति की यादों से दुखी नहीं रहना चाहती थी। बस वो बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भूलना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो ही मत। वो तो एक ही कान से सुनने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा ना लगे तो सर भारी सा हो जाता है। इससे बहू बेटे को क्या फर्क पड़ता। खेत घर सब उनके नाम हो चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर में माँ को अमन ले आया और उनके मकान, खेत और पेपर पर जब साइन चाहिए था तो कहा, माँ आप यहाँ कहाँ, गाँव में अकेली रहकर क्या करूँगी? तुम मेरे साथ अपने घर में रहना और ठाठ से रहना। शहर वाला घर वो भी पापा ने दिलाया था, वो भी तो आपका ही है। अमन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेत बेचकर ले आया था। जब पति के गुजरने के बाद बेटी के साथ रह तो रही थी, पर उनका मन नहीं लगता था। उनसे तो सुकून से मीठे बोलने के लिए कोई नहीं था। वो तरसती कि कोई उसके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती, उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच जाते थे। इसलिए मनीषा के सुधा जी का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सारे काम कर लेती थी, वो भी बिना थकान के। उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं अकड़ता था। पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक बात याद आ रही थी। वो कहते, देखो सुधा, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूंगा, नहीं तो खाली हाथ होते ही कोई इज्जत नहीं रहती, ना ही कोई साथ देता है। आज सुधा जी को चश्मा ठीक करने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था, पर करें भी तो क्या करें। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बेटे के मुंह में खेती मकान बिक गया था
और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम कर लिया। इस कारण वो बेबस सी महसूस कर रही थी। वहीं मनीषा किटी पार्टी में तैयार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। रात हुई तो बोली, बेटा अमन, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सर बिना चश्मे के बहुत भारी लगता है। तो वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूं। मेरे पास ऑफिस के अलावा हजारों काम होते हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं जाकर। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने ना चश्मा बनवाया, ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, नहीं तो मैं ही मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आती। आजकल तू मुझे पैसा भी नहीं देता है। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे ना कहूँ तो किसे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूँ? वैसे भी तूने सर पर चढ़ा कर रखा है, उससे कुछ बात ना करो वही बेहतरीन होगा, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा अलग कर देती है। वो ऐसी ही है। अगर बेटा तू अब मुझे 2000 रुपये दे, जितनी ज़रूरत होगी उतने ही दे दूंगी, बाकी के पैसे वापस कर दूंगी। फिर वो कहता है, ठीक है माँ, कल ले लेना। वो रात में जैसे तैसे सो जाती हैं और सुबह बेटे की ऑफिस जाने से पहले पैसा मांगती हैं। बेटा बुदबुदाते हुए कहता है, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वो सुन लेती हैं, क्या कहा बेटा? तब वो कहता है, कुछ नहीं माँ। तो खाने की टेबल पर अमन बैठता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, क्या हुआ? कल ट्रिप की टिकट बुक हो गई थी ना, तैयारी भी हो गई है, हम लोग को कब निकलना है? तो सुधा जी कहती हैं, अरे अमन, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? घर में मैड भी नहीं है, माँ तुमसे पीछा छूटे इसलिए जा रहे हैं। इतना सुनकर, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू कहती है, माँ जी आप तो हम पर बोझ बन गए हैं, क्या हम आपकी वजह से घूमना फिरना ही छोड़ दें? ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है? भला रोज रोज आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर का खर्च, कभी कुछ मंदिर में दान देने का खर्च, और भी कई का खर्च करना हो तो हाथ बढ़ा लो। मम्मी जी हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं, क्या घूमने फिरने जाओगे तो पैसा नहीं लगेगा? वहाँ तुम लोग पैसा पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या हुआ खर्च नहीं होगा। तब अमन ने कहा, माँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? तब उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं। वो भावुक होकर कहती हैं, बेटा तूने आज तो बात कही मुझे दिल तक छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेत बेचने थे तब तो जरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा ना था तू भी ऐसे रंग बदलेगा। पर उन्हें अपनी माँ की कहाँ परवाह थी। फिर वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनता है और ना ही दवा लाकर अमन देता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से सुरेश चाबी देने आता है, क्योंकि उसकी पत्नी मायके से आने वाली होती है, तो सोचकर देना चाहता है कि मेरी पत्नी परेशान ना हो, और मेन डोर की चाबी एक ही है, इसलिए तभी वो पड़ोसी में अमन के यहाँ चाबी देने आता है। जैसे ही डोर की बेल बज रही है तभी सुधा जी दरवाज़ा खोलती हैं। इस समय वो कुछ बोल ही नहीं पाती कि चक्कर खाकर गिरने वाली होती हैं कि सुरेश उन्हें संभालता है, उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बिठाता है और फ़ोन करके वो अपने दोस्त से दवाई मंगवा देता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता है, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वो दुखी होकर कहती हैं, मेरा बेटा मेरी एक नहीं सुनता है। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती भी बेच दी और यह मकान भी अपने नाम कर लिया है। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं? तो सुरेश ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना करो, मैं पेशे से वकील हूँ, आप चाहो तो अपना घर वापस ले सकते हैं। यह नया कानून बना है कि यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रतिताड़ना का केस लगा सकती हैं और अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें सुरेश की बात समझ में आ जाती है। इस तरह वो अमन के खिलाफ केस लगा देती हैं
और सुरेश उनका चश्मा भी बनवा कर देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया में होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब अमन और उसकी पत्नी वापस लौटते हैं तो माँ को कमजोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी। पर कुछ समय बाद कोर्ट से नोटिस के पेपर आते हैं तो बेटे को देते हुए कहती है, अमन ये कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है, यह मकान मेरे नाम कर दो क्योंकि मैंने केस तुम पर फाइल किया है और तू मेरा घर खाली कर दो। इस घर को मेरे नाम कर दो क्योंकि नए नियम के अनुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें उनका खर्च वहन ना करें, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वह एकदम चिल्लाते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है? जो घर आपके नाम था वो तो मैंने अपने नाम कर लिया है, नामांकन में तो मेरा नाम है। उसकी बात सुनकर वो कहती हैं, यह नोटिस आया है, उसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब अमन ने कहा, माँ आप यह कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ आपका। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है अपने बेटे के साथ? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने मुँह में कहने लगा, माँ आपका अकेला कैसे काम चलेगा हम भी देख लेंगे माँ, देखना एक दिन आपको भी मेरी ही जरूरत पड़ेगी। उसकी माँ सुधा जी कहती हैं, ऐसी औलाद से बेऔलाद होना ही अच्छा है। अगर मैं तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी पूछ है। मैं ही उनकी बात को ना समझ पाई और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। तेरी ना सुनती तो कितना अच्छा होता, मुझे तेरे आगे मन्नत तो ना करनी पड़ती। इसलिए अब मैं समझ गई हूँ, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीना होता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली हूँ, समझे अमन? बहुत रोत हुआ रोना धोना, बस खाली करना वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। फिर लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। और सुधा जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी वही अब उनका बेटा आज गिड़गिड़ा रहा था। माँ ऐसा मत करो, अब मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बेटे बहू को निकाल दिया। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली करके जाना पड़ा। इस बार सुधा जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वो सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान मालिक की तरह रहने लगी। आधा मकान किराए से देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियां नहीं हुई और सुधा जी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।